Welcome dear students. Now we are starting question number 4 of third unit of physics subject, and topic of this question is Newton's first law of motion. So statement: according to this law, every body continues to remain in a state of rest or of uniform motion in a straight path unless it is acted upon by some external force to change that state. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन होता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है, ठीक है। अब बॉडी टू स्टेट्स में लाई कर सकती है। फर्स्ट है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स बॉडी किसी प्लेस पर रखी हुई है, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर कोई बॉडी इन दो में से किसी भी एक स्टेट में है तो उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। दूसरी ओर से आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करनी हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करनी हो तो उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल विल रिमेन फॉर एवर ऑन द टेबल इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर किसी टेबल पर कोई बुक रखी गई है तो बुक टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और ये एक इसका बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के टेबल के ऊपर से बुक का डिस्प्लेस नहीं होगी। सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आपके पास नोट्स हैं पहले से लिखे हुए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट्स यहाँ से नोट कर सकते हो। यहाँ से एक बात और आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो क्लैरिफाइज दैट अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इटसेल्फ विदाउट द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प के कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। बट दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज टर्म्ड एज इट्स प्रॉपर्टी एज इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जब कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर पाती है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेट अस टेक Newton's first law of motion. Now let us talk about second law of motion. Question number 5. Newton's second law of motion. How does it give the measure of force acting on the body? So Newton's second law of motion statement है इसकी, the rate of change of linear momentum. linear momentum के बारे में हम पढ़ चुके हैं। The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and this change takes place in the direction of applied force, ठीक है। ये कहता है कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा,
और मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, और ये चेंज किधर होती है, किस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस तरफ फोर्स अप्लाई की जाएगी, जो आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही आपके चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी। तो मैथमेटिकली देखते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर, देन इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय वेक्टर p इज इक्वल टू mv वेक्टर। एक बॉडी जिसका मास m है, वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now let vector F be the external force applied on the body in the direction of motion। अब जिस तरफ बॉडी की मोशन है या जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम लोग बॉडी पर कोई फोर्स F लगा देते हैं। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज d बाई डी टी ऑफ p वेक्टर। ठीक है, dp मीन चेंज इन मोमेंटम, dt मीन्स टाइम टेकन। इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे कि समय के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। सो dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू वेक्टर f, और साइड एक्सचेंज करके f वेक्टर इज इक्वल टू dp अपॉन dt आ जाएगा वेक्टर्स में। दिस एम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ, f वेक्टर इज इक्वल टू k dp वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, मीन्स जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट k आता है। प्रोपोर्शनल है लेकिन उसका मल्टीपल क्या है, दैट इज अ k, एंड हियर k इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो वी गेट वेक्टर f इज इक्वल टू k इंटू dp वेक्टर अपॉन dt। यूजिंग इक्वेशन 1 में हमने वेक्टर p का वैल्यू mv वेक्टर रखा है, तो उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे k d by dt of mv vector, this is equal to km dv vector upon dt। So m is a constant and also dv vector upon dt is equal to a vector। dv upon dt को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी f वेक्टर इज इक्वल टू k m एज इट इज, और dv अपॉन dt एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पर हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया द यूनिट्स ऑफ ये आ गया फोर्स f वेक्टर इज इक्वल टू k m a वेक्टर। नाउ द यूनिट्स ऑफ फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन आर चूजन सच दैट k इज इक्वल टू 1। ये जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है k, इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, 1 कैसे लिया जाता है, बाई सिलेक्टिंग द यूनिट्स f m एंड a सच दैट k कम्स आउट टू बी 1। सो देयरफॉर वेक्टर f इज इक्वल टू m इंटू a, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड में हो गया। ठीक है, सो इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द amount of force acting on the body by multiplying mass and acceleration of the body. Hence this law gives the measure of the force acting on the body। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स कैसे देता है। तो जब हम किसी बॉडी का मास और उसका एक्सेलरेशन जानते हों, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें फोर्स मिल जाती है। तो इस प्रकार जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, वो हमें फोर्स मेजर करने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फोर्स, गिव इट्स एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। सो व्हाट इज अ फोर्स, पढ़ चुके हम लोग इसको। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू एम ए होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन विच पुश और पुल इज अप्लाइड। सिंपल है, आप इसे पढ़ सकते हो, वही है जो कुछ हमने पहले स्टडी कर लिया है।
हमें इसके एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma लर्न रखना पड़ेगा, सो कीप इट इन योर माइंड। ओके, तो फोर्स के दो तरह के यूनिट होते हैं बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट यूनिट। फोर्स के यूनिट एब्सोल्यूट कहे जाएंगे कब? इफ इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सीलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। यूनिट का मतलब होता है 1। अगर हम यूनिट मास लेते हैं, अब 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा SI और CGS यूनिट पे। प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ यूनिट एक्सीलरेशन मीन्स 1 एक्सीलरेशन मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा SI और CGS यूनिट पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है यूनिट मास की और उसमें यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस यूनिट को हम लोग फोर्स के उस यूनिट को एब्सोल्यूट यूनिट कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं SI सिस्टम में। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI सिस्टम में SI यूनिट का जो यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट है SI सिस्टम में, उसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूटन। दैट इज कैपिटल N से डिनोट करते हैं। डिफाइन करेंगे, देखो F इज इक्वल टू ma। कैसे डिफाइन करेंगे? m को हम 1 ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे, a को भी 1 ले लेंगे। SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो m इक्वल टू 1 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि SI यूनिट में मास का यूनिट किलोग्राम होता है। a आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देन फोर्स F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो फोर्स आपकी 1 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर मास 1 यूनिट हो और एक्सीलरेशन भी 1 यूनिट हो तो फोर्स आपकी 1 न्यूटन होती है। तो अगर ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देते हैं तो F की वैल्यू हम 1 न्यूटन रखते हैं, M की वैल्यू 1 किलोग्राम रखते हैं और A की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे भी आपने लर्न कर लेना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स। 1 न्यूटन कितनी फोर्स है? विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। जो किसी 1 किलोग्राम मास में या 1 किलोग्राम मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन कहेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास 1 किलोग्राम का मास है, उसमें आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जितनी फोर्स आपको चाहिए होगी उसे हम लोग 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। CGS में क्या हो जाएगा? देखिए सेम CGS में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। CGS में इसका यूनिट क्या है? डाइन। DYN सिंबल है और DYNE कंप्लीट इसकी स्पेलिंग है। सो F इज इक्वल टू ma हमने यूज किया। अब CGS की बात कर रहे हैं तो मास, यूनिट मास लेना है तो ग्राम में हो जाएगा 1 ग्राम। यूनिट एक्सीलरेशन लेना है तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू 1 डाइन हो जाएगी। अगर मास यूनिट है, एक्सीलरेशन भी यूनिट है, तो फोर्स आपकी 1 डाइन हो जाएगी। इन सब वैल्यू को ma और F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। F की वैल्यू 1 डाइन आ गई, इक्वल टू m का वैल्यू 1 ग्राम हो गया और a का वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे भी आप लर्न कर लेंगे कि 1 डाइन कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हेंस द 1 डाइन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है। 1 डाइन वो फोर्स होती है जो किसी 1 ग्राम के मास में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? देखिए न्यूटन और डाइन में रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हमें SI से CGS में जाना है, तो हम पहले 1 किलोग्राम के ग्राम बना देंगे। तो हमने लिख दिया 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई मीटर के सेंटीमीटर बना देंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो SI और CGS दोनों में सेम होता है, तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो 1 सेकंड पर सेकंड 1 पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
सो 1000 इंटू 100, ये आपके 5 जीरोज आ जाएंगी, तो 1 लाख हो गया। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के यूनिट आ गए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर 1 न्यूटन, 5 जीरोज हैं यहाँ पर, तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होता है, देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप डाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर साथ में डाइन आ जाएगा। दैट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एब्सोल्यूट यूनिट आ गए। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट के। सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? इट इज दैट यूनिट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं हम इसे। अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो फोर्स लगाती है, और उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, बॉडी हमारे पास यूनिट मास की ही होगी, लेकिन अब उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए, एक यूनिट मास की बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स हमें चाहिए होता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहेंगे। ठीक है, सो एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेम वैसे ही करेंगे। एसआई सिस्टम में इसके यूनिट जो हैं उन्हें हम लोग किलोग्राम वेट कहते हैं। नाम क्या है? किलोग्राम वेट, KGWT लिखेंगे, या किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं, KGF भी कह देते हैं। जैसा कि एब्सोल्यूट यूनिट का नाम न्यूटन था, ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई में क्या नाम हो जाएगा? KGF या KGWT, दैट इज किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए F इज इक्वल टू MA है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। M की वैल्यू 1 किलोग्राम रखेंगे, SI की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन कितना रखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी फोर्स जो है वो 1 किलोग्राम F कहलाएगी, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स हो जाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू F, A और M की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। F की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 किलोग्राम F इज इक्वल टू M का वैल्यू हमने, मास का वैल्यू हमने, एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, और M का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 9.8 इंटू 1 9.8 हो जाएगा। ठीक है, ये किया यहाँ पर हमने, M का वैल्यू 1 किलोग्राम रखा, इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा, 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया 9.8, और यहाँ से किलोग्राम बच गया, और यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इकट्ठा कर दिया हमने, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, बट हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, तो हम इसको हटा के यहाँ पे न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9.8 न्यूटन। इसका मतलब 1 kgF फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होती है, जिसे हम 1 किलोग्राम वेट भी कहते हैं। हैंस 1 किलोग्राम इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। means 1 किलोग्राम मास की बॉडी में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कोई बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो फोर्स आपकी किलोग्राम फोर्स कहलाएगी। इसी तरह से आपके पास CGS सिस्टम आ जाएगा। CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट को हम लोग ग्राम वेट कहते हैं या ग्राम फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। F इज इक्वल टू MA आ जाएगा, मास को 1 ग्राम रख देंगे, एक्सेलरेशन को 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, तो फोर्स आपकी 1 ग्राम F हो जाएगी। ठीक है, CGS की बात हो रही है तो मास ग्राम में आएगा, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए and solve this and find this relation। 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन 1 ग्राम वेट। ठीक है, कि 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन के बराबर होती है। ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हैं आप यहाँ से कि अगर कोई बॉडी 1 ग्राम के मास में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो उस फोर्स को हम लोग 1 ग्राम फोर्स कहेंगे। आगे रिलेशन बिटवीन 1 किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स आता है, जैसे हमने न्यूटन और डाइन में किया वैसे यहाँ पर करेंगे। सो इट्स एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अपने आप सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं पता चलता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा या समझा दूंगा। राइट, उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन।
स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। छोटा सा लॉ है तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको इसे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज फोर्स इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये कहता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहली पर इन रिटर्न फोर्स लगाती है, जो बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं कि टू एवरी एक्शन, एक्शन मीन्स जो एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगा रही है, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगी वापस, उसे हम लोग रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, कोई ये एक बॉडी ए है और ये कोई दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, अब बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है, इसको ये पुश कर रही है, तो ये फोर्स हो जाएगी FAB। ठीक है, राइट साइड में, तो जितनी फोर्स ए ने बी पर लगाई उतनी ही फोर्स वापस बी जो है वो बॉडी ए पर लगाएगी, दैट इज FBA। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी, तो एक को हम एक्शन कहेंगे और दूसरी को हम लोग रिएक्शन कह देंगे। जो फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रही है, अगर एक को हम फर्स्ट बॉडी फोर्स करते हैं तो इसे हम एक्शन कहेंगे और इसे हम लोग रिएक्शन कहेंगे। तो ये एक्शन और रिएक्शन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे टोटली और मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तो ये नेगेटिव वेक्टर्स भी होंगे, तो इन्हें इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज फोर्स AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स BA। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एग्जाम्पल है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट, कुछ नोट है इसके। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, कि अकेली फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एक फोर्स कहीं लग रही है तो वापिस उसके रिटर्न में एक रिएक्शन भी हो रहा होगा, ऑपोजिट फोर्स भी लग रही होगी, दैट मीन्स फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड नोट में लिखा गया है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो सभी प्रकार की फोर्सेज के लिए अप्लाई होती है। मीन्स इस नेचर में जितनी भी फोर्सेज होती हैं उन सब के ऑपोजिट एक पेयर में फोर्स एग्जिस्ट करती है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब भी एक्शन होता है तो उसके रिटर्न में एक रिएक्शन भी होता है, मीन्स दोनों फोर्सेज होती हैं लेकिन दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे बॉडी बी पर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन बॉडी ए पर हो रहा होगा। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्सेज आर साइमल्टेनियसली। एक्शन और रिएक्शन एक साथ होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होंगे, जैसे ही एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन भी हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं। जैसे ये कोई एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये इन दोनों बॉडीज का सेंटर है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल्स हैं इसके कुछ। एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज वॉकिंग, स्विमिंग, रोइंग ऑफ बोट और फायरिंग फ्रॉम गन एटसेट्रा। जब हम वॉक करते हैं या हम स्विम करते हैं या रोइंग ऑफ बोट, जब हम बोट चलाते हैं रिवर में, पानी में, या फिर फायरिंग अ गन फायर करते हैं, तो ये सारे आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें हम एक तरफ फोर्स लगती है जिसे हम एक्शन कहते हैं, उसके ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि हमारे ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और हम लोग ये सारे एक्शन कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक। हैव अ नाइस टाइम।